चलिए, हम लोग 2-3 दिन के बाद क्लास कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं जो ब्रिटिश पॉलिसी चेंज हुई। यह पोर्शन अक्सर आपको प्रीलिम्स में सवाल आता है। उसका रीजन यह है कि जो ये पोर्शन है ब्रिटिश पॉलिसी का, जो 1775 के बाद से जो पोर्शन होता है, उसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि पहला ही सवाल क्या है? ऑब्जेक्टिव। नाउ यू प्रोसीड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्रिटिश पॉलिसी के। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल को समझने की अगर आप कोशिश करें कि जो 1757 के बाद से जो ब्रिटिश पॉलिसी हुई है, पहला ही क्वेश्चन आप यहां से स्टार्ट करिए कि जो पॉलिसी हो रही है वह कई बार पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं। जो 1757 से 1857 के बीच का समय है, दैट पीरियड बिटवीन 1757 टू 1857, कंपनी का प्राइम मोटिव था। इट इज द एग्जैक्ट वर्डिंग फॉर योर प्रीलिम्स क्वेश्चन कि फ्रॉम 1757 टू 1857 व्हाट वाज द प्राइम मोटिव ऑफ द कंपनी? ए, इंक्रीज इन प्रॉफिट। बी, enhance the profitability of its Indian positions. C, hold over British hold over India. अब ए बी सी, लेकिन इन सब के ऊपर जो मेन क्या था, जो यह ए बी सी था, यह कैसे अचीव होगा? नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। व्हाई? ट्रेड विद इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इट रिसोर्सेस। Now you see this paragraph and try to analyze. If there is a one answer you have to give, just try to understand this paragraph. What is the paragraph? The paragraph is saying that कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, होप द साउंड इज वेरी फाइन, सो साउंड इज नो इशू। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी 1757 से 1857 के बीच, उस पॉलिसी में एक प्राइम मोटिव क्या था? तो सवाल क्या हो रहा है? प्राइम मोटिव स्टार्ट हो रहा है। अब प्राइम मोटिव में क्या है? वह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, और ब्रिटिश का जो होल्ड है वह इंडिया पे करना है। अभी जो ये पर्पस है, दे ऑल पर्पस सबऑर्डिनेट टू दीज एम्स, जो ये एम था उसके अब इसको अचीव कैसे होगा? तो एक क्या था? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ ऑफ ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त नहीं होगा। और उसके लिए अगर हम देखें इन सारे पैराग्राफ को, अगर हम यहां आकर देखें, exploitation of its resources is the main issue of this policy. Trade with India and exploitation of resources. If you have to answer in these two, then this is the two main issue. Hope it's clear? Clear, not clear? Tell me. It's perfectly clear कि जो ट्रेड विथ इंडिया एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेस। तो अगर सवाल बनता है और आपको आंसर करना है, तो आंसर कहां पे आके रेस्ट करेगा? आंसर विल रेस्ट हियर। अब 1765 से 1772 तक ये पीरियड क्या था? ड्यूअल गवर्नमेंट का था, जो हम लोग अंडरस्टैंड किया है। इसमें जो इंडियन ऑफिशियल्स थे वो अलाउड किए गए थे फंक्शन करने के लिए।
लेकिन ओवरऑल कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश गवर्नर का, ब्रिटिश ऑफिशियल्स का। तो जो इंडियन ऑफिशियल्स थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट कोई पावर नहीं था। हमने अंडरस्टैंड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द नायब या डिप्टी सूबेदार का। इफ यू रिमेंबर, माई प्रीवियस टॉक, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस, कि जो दीवानी राइट था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, वो पूरा का पूरा किसके पास था? ब्रिटिश के पास था। लेकिन जो एडमिन का पार्ट था, वो कौन करता था? डिप्टी सूबेदार, नायब सूबेदार बोलते थे। लेकिन ये नॉमिनेट कौन करता था? ब्रिटिश करते थे। याद आया? इट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। तो 1765 से 1772 तक यह ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, जिसमें इंडियन ऑफिशियल्स के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पर पावर नहीं थी। अगर आप इसको देखें, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दे हैव नो पावर। और कंपनीज के ऑफिशियल्स के पास पावर्स थी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगेन वेरी क्लिंचिंग वर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। जस्ट ट्राई टू कैच द वर्ड। और इन 1772 कंपनी ने ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली ले लिया। नाउ कम ऑन द प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। See the prelims question from this part. What is important? Overall control, British. No power, responsibility. No responsibility, but the power. Had power, but no responsibility. और उसके बाद 1772 बंगाल डायरेक्टली। इतना पोर्शन आप हाईलाइट करो। जहां आप नोट्स बना रहे हो, आप इसको हाईलाइट करो, या अगर आप एरोस बना रहे हो, इसको हाईलाइट करो। अब इस समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या है? वो कॉमर्शियल बॉडी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? इट वॉज ए कॉमर्शियल बॉडी। इसका पर्पस क्या था? ट्रेड विद द ईस्ट। जो इसके हायर अथॉरिटीज थे, वो कहां बैठते थे? इंग्लैंड में, जो कई थाउजेंड्स किलोमीटर दूर था। और जो पर्सन इतनी दूर बैठता था, उसका कोई भी ताल्लुकात नहीं था उन लोगों से जिस पर वह एक राजनीतिक पहुंच रखता था। द पर्सन टू हुम हैज द विल्डेड पॉलिटिकल पावर्स मिलियंस ऑफ द किलोमीटर्स अवे। जो रिच रिसोर्स था बंगाल का, वह कंपनी के हाथ में चला गया। अब जैसे गया, कंपनी ने क्या किया? इमीडिएटली अपने डिविडेंड को 10% कर दिया 1767 में, और 12.5% कर दिया 1771 में। बड़ा अच्छा पॉइंट है मेंस में लिखने के लिए। तो जैसे ही बंगाल के रिसोर्सेस पे कंट्रोल आया, अब देखिए इसको यहां से लिंक करिए। यू लिंक फ्रॉम हियर, दिस टू कम हियर and then go to here. कि 1765 to 1772 जो टाइम था ड्यूअल गवर्नमेंट का बंगाल में, 1772 में ड्यूअल गवर्नमेंट एबॉलिश होती है। 1767 में 10% उन्होंने डिविडेंड बढ़ा दिया अपना, और 1777 में रेस फर्दर टू द 12.5%। अब जो इससे क्या हो गया? ड्रेन ऑफ वेल्थ। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी है, उसको आप यहां समझने की कोशिश करिए। जो कंपनीज के जो इंग्लिश सर्वेंट थे, उन्होंने एडवांटेज लिया, अपने पोजीशन का इस्तेमाल किया इलीगल ढंग से संपत्ति को बढ़ाने के लिए। जो कंपनी के लोग थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया कि किस तरह से कंपनी के रिसोर्सेज पे कब्जा किया जाए। अब उसका फर्क क्या पड़ा कि जो इंग्लैंड में लोग थे, उन लोगों को इनके फॉर्चून से दिक्कत होने लगी। तो जो फॉर्चून हुआ इलीगल वेल्थ के द्वारा, अनइक्वल ट्रेड के द्वारा, अनइक्वल ट्रेड, फोर्सफुल कलेक्शन ऑफ ब्राइब्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम इंडियन चीफ।
अब जब क्लाइव इंग्लैंड गया है एट द एज ऑफ 34, 40,000 पर ईयर का उसके पास फॉर्चून ले गया। और जो एक फैबुलस वेल्थ थी, इसने क्या किया, इस फैबुलस वेल्थ के कारण एक जेलसी शुरू हुई अदर सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी में, और वह कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म करने के लग गए। तो आफ्टर 1772 जब क्लाइव वापस जाते हैं 1771 में, तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म करने का प्रयास शुरू होता है। वाई? बिकॉज दे आर द जेलस। और जो लोग गए, ये भी सवाल प्रीवियस आ चुका है, इनको नबूब्स कहा जाता था। जो लोग यहां से विदेश गए, अपने देश में गए, उनको नबूब्स कहा गया और उनको प्रेस में रिडिक्यूल किया गया। जो दो, ये भी अच्छा सवाल है, जो दो मेन लोग थे क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स, वह उनके निशाने पे आ गए। और बहुत से लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील हो गए कि मेनी पीपुल कीन टू बेनिफिट फ्रॉम द जो एक्विजिशन ऑफ बंगाल से जो पैसा प्राप्त हो रहा था, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग इच्छुक हो गए और वो चाहने लग गए कि कंपनी जो है वह इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा दे, कंपनी टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस ताकि इंडियन रेवेन्यूज को रिड्यूस, ये कम आइए, दिस इज द आंसर। सवाल क्या बना कि जो लोग थे कंपनी को फोर्स कर रहे थे कि कंपनी को ट्रिब्यूट पे करे फॉर द कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्यों? ताकि इंडियन रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जा सके टू रिड्यूस टैक्सेशन ऑफ द पब्लिक डेट। यह आपका आंसर होगा। सवाल क्या बना कि आफ्टर 1772 when Warren Hastings and Clive has gone to there, when Warren Hastings and Clive has gone to the England, then there was a pressure on the by the England lobby to pay tribute to the British. Why? Because टैक्सेशन का जो बर्डन है, उनका जो जो टैक्सेशन का जो उनके ऊपर बर्डन हो रहा है पब्लिक डेट का, वो कम हो सके। 1767 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया कि कंपनी ब्रिटिश ट्रेजरी में 4 लाख पाउंड पर एनम पे कर। इसको आप फिगर, जितनी फिगर एनसीईआरटी में लिखी हुई याद होनी चाहिए, तो 4 लाख पाउंड पर एनम पेमेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव डाला कंपनी पे। और जो मेनी पॉलिटिकल थिंकर्स थे और स्टेट्समैन थे ऑफ ब्रिटेन, वो चाहते थे कि जो कंट्रोल हो कंपनी के ऑफिशियल्स पे, जो कंपनी पर, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो। और उनको इस बात का डर था कि जो पावरफुल कंपनी है, उसके जो रिच ऑफिशियल्स है, वो कंप्लीटली जो ब्रिटिश पॉलिटिक्स है उस पर कंट्रोल कर लेंगे। क्लियर हो नहीं हो रहा? क्लियर? इफ एनी प्रॉब्लम टेल मी। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा साफ साफ। आई एम नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा। इट्स क्लियर? वेरी नाइस। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? यस, जितनी राइटिंग है वो सवालों से भरी पड़ी है। इट्स फुल ऑफ द क्वेश्चंस। अब उसका फर्क क्या हो रहा था? जब उनको यह लगा कि वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स पे कब्जा करेंगे और नेशन के जो प्राइड है, नेशन की रेपुटेशन खराब करेंगे, तो जो कंपनी का एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था, उस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज पे अटैक होना शुरू हो गया। तो जो उस समय जो पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स थी, उस पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स में बहुत करप्शन था। कंपनी और उसके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या किया, हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट परचेज की। और बहुत से इंग्लिश स्टेट्समैन इस बात के लिए चिंतित हो गए कि कंपनी एंड इट्स ऑफिशियल्स, उनके पास जो इंडियन प्लंडर है, जो भारत से पैसा लूट के लाए हैं, वह उनको पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस दे देगा। तो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज कंपनी का है, वह अटैक किया जाना शुरू हो गया बाय द राइजिंग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे फ्री ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब फिर सवाल आ गया, वाई
ब्रिटिश वाई कंपनी ट्रेडिंग राइट्स वेर अटैक। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पर आक्रमण क्यों हो रहा था? तो जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज था कंपनी का, उस एक्सक्लूसिव प्रिविलेज से डर क्या लग रहा था कि जो राइजिंग स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था, जो रिप्रेजेंट कर रहा था फ्री ट्रेड को, लग रहा था कि कंपनी अपने लूटे हुए धन के माध्यम से जो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की राजनीति है उसको प्रभावित कर लेगी। और यह अकेजन कब शुरू हुआ? कंपनी ने 10 लाख पाउंड का लोन मांगा। जैसे ही ये वहां पर मानसिकता चल रही थी, कंपनी ने 10 लाख पाउंड का लोन मांगा। उस समय लोन देते समय यह डिसाइड किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो जो बेसिक पॉलिसीज है कंपनी की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वो कंट्रोल किया जाएगा, सो दैट ब्रिटिश रूल इंडिया वाज कैरिड ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लास एज अ होल। ये इसको याद करो आप। कंपनी को ईस्टर्न ट्रेड में रिटेन करने का ट्रेडिंग राइट मिल गया। कंपनी वुड रिटेन द मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड एंड विल राइट्स ऑफ अपॉइंटिंग इट्स पुलिस इंडिया। और जो डिटेल्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वह कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में छोड़ दिया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का अब क्या हो गया? बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर हो गया? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? ये क्लियर हुआ या क्लियर नहीं हुआ? बोलिए। रेगुलेटिंग एक्ट का बैकग्राउंड क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट किस बैकग्राउंड में हमारे सामने आता है? तो हम पहली चीज समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि किस देखिए, अब आप इसको सवाल पर लाने की कोशिश करें कि मेंस के सवालों पर हम कैसे इसको लेके आ सकते हैं। प्रीलिम्स के सवाल आपने देख लिए। रेगुलेटिंग एक्ट किस बैकग्राउंड में आया? जो 1757 और 1773 की जो राजनीति थी, वह राजनीति किस तरह भारत की आंतरिक संरचना को प्रभावित कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, जो रेगुलेटिंग एक्ट था वह किस तरह से भारत के इंटरनल मशीनरी को, इंटरनल कंट्रोल को वो कंट्रोल कर रहा था। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दीज इश्यूज। नाउ हम कहां पे आ गए? जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री एक्ट था कंपनी, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। इस एक्ट ने चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी एंड सब्जेक्ट एंड एक्ट, जो सुपरविजन था गवर्नमेंट का। हम लोगों ने इसको पढ़ा था डिटेल्स में पिछली बार कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट में चेंज आया। अब ये जो एक्ट बना, इस एक्ट ने किया क्या? व्हाट इज एक्ट दिस एक्ट ने बहुत जल्दी ब्रोक डाउन कर गया प्रैक्टिस में। तो जो एक इफेक्टिव कंट्रोल था, इफेक्टिव एंड डिसिसिव कंट्रोल था ओवर द कंपनी, वह नहीं हो पाया। अब देखिए, वाई एक्ट फेल्ड? वाई एक्ट फेल्ड? हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में सारे प्रोविजन पढ़े हुए, इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स कम ऑन द एनालिसिस पार्ट। ये एक्ट फेल क्यों किया? कि यह जो एक्ट है वह इफेक्टिव और जो डिसिसिव कंट्रोल ओवर कंपनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो नहीं दे पाया। दूसरा, एक कॉन्फ्लिक्ट था विद द कंपनी एंड अपोनेंट्स इन इंग्लैंड, जो हमेशा लगातार बढ़ता जा रहा था। और जो एक्ट का जो डिफेक्ट था, उसने पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट को पास करने के लिए मजबूर किया। जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया, यह एक्ट देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। अब सवाल क्या आएगा? कौन से एक्ट ने कंपनी के कंट्रोल को सुप्रीम किया? रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। गॉट इट? किस एक्ट ने कंट्रोल दिया? रेगुलेटिंग एक्ट
और पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया और द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। इसने क्या किया, उसने स्टैब्लिश किया 6 कमिश्नर्स फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, जिनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, जिसमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर डाले गए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो गाइड करता था, कंट्रोल करता था वर्क ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो 2 हो गए, क्या क्या हो गए? बोर्ड, मैंने पिछली बार बताया हुआ था अगर आपको याद हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहला हुआ, दूसरा क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद आया कि नहीं याद आया? याद आ गया? मैंने 2 चीज बताई थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। याद आ नहीं आया किसी को? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यह पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था? यह देखता था पॉलिटिकल अफेयर्स। अब फिर समझ आया, वही मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या देखता था? वह पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखता था? कॉमर्शियल अफेयर्स। ये क्या देखता था? कॉमर्शियल अफेयर्स। क्लियर हुआ? जिसको उस दिन नहीं क्लियर हुआ होगा आज हो जाना चाहिए। फिर देखिए इसको ठीक से, सी अगेन। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पॉलिटिकल अफेयर्स, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? ये रिप्रेजेंट करता था किंग को, ये रिप्रेजेंट करता था किंग को। क्लियर? क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर कर रहा है तो यह किंग को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्टर किसको करता था? कंपनी को। इसको, इस चार्ट को बनाओ आप। यू मेक दिस चार्ट योर कॉपी, यू मेक दिस चार्ट अगेन योर नोटबुक। मैं फिर से बोलता, ये सवाल आएगा, गलती होगा और आपने नहीं देखा, इसको आप अगेन बनाइए फिर से। 1784 के पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों का निदान किया जाए। द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट नेसेसिटेटेड पासिंग इन 1784 पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने क्या, पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया। किस बात पर कंट्रोल दिया? ओवर द कंपनीज अफेयर्स इन द इंडिया। इसने इस्टेब्लिश किया 6 कमिश्नर्स को फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, जिसको होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह क्या देखता था? यह पॉलिटिकल अफेयर्स देखता था। यह किसको रिप्रेजेंट करता था? एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता था। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये गाइड करता था और कंट्रोल करता था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? ये कॉमर्शियल अफेयर्स देखते थे कंपनी को। अब इसी को सवाल बनाइए प्रीलिम्स का, इन दोनों को मिलाकर प्रीलिम्स का सवाल बनाइए। यू मेक द प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ एडिंग दीज टू। वो सवाल जब तक बहुत ही हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वह सवाल सही नहीं हो पाएगा। अगर उन दोनों को मिला के आप सवाल बनाइए, तो अगर आपकी बहुत हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सवाल सही नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से कैमरा ठीक है ना? इफ देयर इज प्रॉब्लम कैमरा, लेट मी नो। गॉट इट? किसको क्लियर नहीं हो रहा है? ओके। अब जो ये एक्ट है, कौन सा? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। आप एक चार्ट बनाओ, अब आज इसको रख डालो, पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट था, यह जो एक्ट था प्लेस द, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द, इसने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल और काउंसिल थी उसको एक अधिकार दिया, ताकि गवर्नर जनरल अगर सपोर्ट पाता है एक भी मेंबर की, तो हु कुड हैव हिज वे अपने बात को। तो आप क्या कह सकते हैं? एक सवाल फिर बन गया कि पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल के हाथ में ताकत दी,
The PITS of India Act has given the enough power in the hands of Governor General and a council of 3. अगर वह एक आदमी का भी सपोर्ट पा जाता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था, वह अपनी बात कह सकता है। तो इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया। डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू, वॉर डिप्लोमेसी एंड रेवेन्यू, पिछली बार मैंने कहा था। गॉट इट? और इसके साथ क्या हुआ? विद दिस ए न्यू कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट हो गया। इस बात के साथ एक नया भारत में विजय का दौर शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंस्ट्रूमेंटल बन गई अब किसकी? ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बनी? ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी की यह इंस्ट्रूमेंटल बन गई और इंडिया को अब ऑल सेक्शंस ऑफ रूलिंग क्लास ऑफ ब्रिटेन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट बनी ब्रिटिश नेशनल पॉलिसी की और इंडिया को अब बना दिया गया कि वह इंटरेस्ट सर्व करे किसके? ऑल सेक्शंस ऑफ रूलिंग क्लास। इसको याद करिएगा, नॉट ऑल, रूलिंग क्लास ऑफ ब्रिटेन। और कंपनी अपनी मोनोपोली को सेव कर सके इंडिया एंड चाइनीज ट्रेड। जो कंपनी के मोनोपोली पर अटैक हो रहा था 1793 में, उससे कंपनी सेव कर गई। और जो इसके डायरेक्टर्स थे वो रिटेन कर गए प्रॉफिटेबल राइट ऑफ अपॉइंटिंग एंड डिस्मिसिंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। तो पिट्स ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन हो गया। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट लेड डाउन द जनरल फ्रेमवर्क इन विच द गवर्नर ऑफ इंडिया वाज टू कैरी फॉर टिल। सवाल हो गया ये 18th सेंचुरी। आपके जीएस के मेंस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना जीएस का सिलेबस खोल के देखिए, एक बात मैं बार बार कहता हूं, जिस भी एस्पायरेंट ने सिलेबस को पढ़ के तैयारी कर ली, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपका जो प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लीजिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो गया। ऐसे एस्पायरेंट के फेल होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं जो सिलेबस को ध्यान में रख के, जो सिलेबस को ध्यान में रख के अपना कार्य कर ले जाए। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रख पाते हो तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है? आप सिलेबस को पूरा याद करो, कंप्लीट सिलेबस याद होना चाहिए। चले आगे, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। जो ये है 1786 में जो गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दी गई टू ओवररूल हिज काउंसिल्स इन मैटर ऑफ सेफ्टी, पीस, इसको याद करिएगा। ए बी सी, ये आपका प्री का सवाल हो गया। इट बिकेम योर प्रीलिम्स क्वेश्चन, ये आपका प्री का सवाल बन गया। क्लियर हो रहा कि 1786 के एक्ट में, इन द एक्ट ऑफ 1786 क्या क्या दिया गया? 1786 के एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह राइट दिया, गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दिया कि वह काउंसिल के फैसलों को वह रूल कर सकता है। सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट क्लियरली शोज द कॉलोनियल माइंडसेट या उपनिवेशवादी मानसिकता के बारे में बात कर रहा है। जो 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसमें जो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई, लेकिन और ट्रेड को ओपन कर दिया गया ऑल ब्रिटिश सिटीजन। लेकिन एक्सेप्शन क्लास क्या है? ट्रेड इन टी, ट्रेड विद चाइना। अब देखिए, फिर आप 1813 के एक्ट पर आप क्वेश्चन बनाइए। 1813 एक्ट, मोनोपोली ended, but tea, China,
एक्सक्लूसिव। तो क्या हो गया, ए बी सी, तीन ऑप्शन हो गए। अब इसको आप 1786 से ऐड कर दीजिए, ओवर रूल काउंसिल, सेफ्टी, पीस, इंटरेस्ट। अब इस पर एक सवाल, इस पर एक सवाल, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब सवाल कैसे बनेगा कि 1786 में गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल की अथॉरिटी को और रूल को रहने का राइट दिया गया। ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन ए सेफ्टी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन, ओनली ए बी सी, ए सी, 1 2 3 4। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन बताइए, कोई कंफ्यूजन किसी को? अब इसी को अगर 83 में देखते हैं, 1813 में, तो जो कंपनी के पास मोनोपोली थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की, वह एंड कर दी गई और ब्रिटिश सब्जेक्ट को राइट दिया गया कि टी एंड ट्रेड विद चाइना उनके साथ रहा। अब जो गवर्नमेंट का, जो द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया कंटिन्यू इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के पास ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने का राइट अभी भी रहा। और जो चार्टर एक्ट 1833 था, इसने क्या किया, टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना को भी समाप्त कर दिया। तो 1833 में कंप्लीट समापन हो गया। अब लैंग्वेज देख के आप 1813 और 1833 पे आंसर करिएगा। अब उस समय कंपनी का जो डेट था वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया और उसने पे किया शेयर होल्डर को 10.5% डिविडेंड ऑन देयर कैपिटल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल रन बाय द कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ द कंट्रोल। अब एक सवाल बनाइए आप यहां पर मेंस का, नई क्वेश्चन, द वेरियस एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन है, completely subordinated the company and its Indian administration to the British government। आप शुरू करेंगे 1765 के बाद से, 1773, 1784, 1793, 1813, 1833। आपको इतना लिखना पड़ेगा कि आप 1665 से शुरू करिएगा जब ड्यूअल गवर्नमेंट समाप्त होती है, सॉरी 1772, 1765 1772 ड्यूअल गवर्नमेंट, फिर 1773, 1784, 1793, 1830, 1833। यह आप जब करेंगे तब ये सवाल का आंसर हो पाएगा। क्लियर? नॉट क्लियर? टेल मी, व्हाट इज फाइन? अब जो सुप्रीम अथॉरिटी जो इंडिया की थी वो डेलीगेट हो गई गवर्नर जनरल काउंसिल के पास। अब गवर्नर के पास अथॉरिटी हो गई अपनी काउंसिल को ओवररूल करने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके। अब क्या हो गया, जो इफेक्टिव रोल इंडिया में क्या हो गया, जो सुपर कंट्रोल हो गया डायरेक्ट किसका हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया। लेकिन ब्रिटिश ने अपने ऑब्जेक्ट से अपना दिमाग कभी नहीं हटाया। जो चीफ एम था ब्रिटिश का, एक्सप्लॉइट इंडियन इकोनॉमी का to the maximum advantage of various British interests, ranging from the company to the Lancashire manufacture। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आते हैं तो गवर्नर ने डिफाइन किया टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सेफ्टी एंड possession of the countries as advantageous as possible to the east and British action। तो कॉर्नवालिस के आने के बाद जो गवर्नर ने डिफाइन किया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, वो क्या थे,
वो प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट्स थे कि एक पॉलिटिकल सेफ्टी बननी चाहिए और कंट्री पर उनका एक ऐसा अधिकार रहे, उनको एडवांटेज मिलता रहे। उस समय इंडिया को जो कॉन्क्वेस्ट थे, जितने विजय विजय कर रहे थे फॉरेन, उसकी उनको क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। अब हम लीगल डेवलपमेंट को थोड़ा सा देखते हैं 2 मिनट के लिए। लीगल डेवलपमेंट से हम लोगों ने किया हुआ है, हम लीगल डेवलपमेंट को एक मेंस के सवाल की तरह कोशिश करते हैं। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट का पर्पस क्या था? नाउ सी द पर्पस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। एक स्टेप था रिमूविंग द पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंपनी। पर्पस क्या था? कि पॉलिटिकल पावर ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से हटा दिया जाए। आई हैव स्ट्रक्चर्ड दीज लाइंस कीपिंग माइंड द प्रीलिम्स क्वेश्चन, कि एक पर्पस किया गया कि कैसे रिमूव किया जाए पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ट्रेडिंग कंपनी। अब कंपनीज के डायरेक्टर्स को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वह सारे करस्पॉन्डेंस और डॉक्यूमेंट्स जो सिविल मिलिट्री रेवेन्यू को हो, वह ब्रिटिश सरकार के सामने रखें। और जो प्रेसिडेंट ऑफ कंपनीज थे, जो कलकत्ता फैक्ट्री के थे, जिनको बोलते गवर्नर बंगाल, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। क्यों बनाया गया? ताकि सिंगल पॉइंट से एडमिनिस्टर हो सके। और जो अदर 2 गवर्नर्स थे, जो मद्रास और बॉम्बे के, उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया। और उनके पास एक काउंसिल थी 4 लोगों की। जो जस्टिस था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया। और जो हर ऑफिशियल था, अपने जब रिटर्न जाता था तो अपने प्रॉपर्टीज का एक स्टेटमेंट देता था, उसने यहां पर कैसे एक्वायर किया। लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग एक्ट का जो डिफेक्ट था, बहुत जल्दी क्लियर हो गया और एक कांस्टेंट क्वेलर हो गया वारन हेस्टिंग्स का और मेंबर ऑफ काउंसिल का। सुप्रीम कोर्ट भी फंक्शन नहीं कर सकी। क्यों? उसका जुरिसडिक्शन क्लियर नहीं था। और यह क्लियर नहीं था कौन सा लॉ लगेगा, इंग्लैंड का या इंडिया का। उसके बाद पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 आता है, जो जो ड्रॉबैक को रिमूव कर देता है, जो ड्रॉबैक हुआ करते थे। और उसने एक कंट्रोल बनाया ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमने अभी हाल में बात की। तो जो सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट फिनिश किया गया, जो ये एक्ट था इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर, और इसे पावर दिया ओवर रूल करने का अपने काउंसिल का। वही चीजें हैं जो मैंने अभी बात की। अब यहां से क्या हो रहा है? गवर्नर जनरल के पास रियल पावर आ गई, और जो एजेंसीज थी जिसके द्वारा गवर्नर पावर एक्सरसाइज करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आर्मी, पुलिस, सिविल सर्विस, जुडिशरी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास आ गई। और जो रिस्पेक्टिव रूल्स हुआ करते थे, वेयर टू प्रोटेक्ट एंड इनलार्ज ब्रिटिश, जो रूल बनाए गए कि ब्रिटिश टेरिटरी को इनलार्ज किया जाए, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए। तो ये सारे जो रूल बने, उसका पर्पस क्या था? जो पिट्स ऑफ इंडिया का एक प्रोविजन था, टू प्रोहिबिट द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट, बहुत अच्छा प्रोविजन था कि पिट्स ऑफ इंडिया में एक पॉलिसी लाई गई कि जो पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट है उसको रोका जाए। लेकिन इस प्रोविजन को सेल्डम यूज किया गया। फ्रेंच कॉन्क्वेस्ट वेयर नेसेसरी टू सर्व द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। जो फ्रेश कॉन्सेप्ट थे, जो नई जीती जरूरी थी। तो अगर एक क्रिटिकल व्यू दिखा जाए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट का, तो वो क्या बोलता है? इसने एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन दिया इन कंपनी अफेयर में, कि जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, किस तरह काम कर रहे थे। जो 1793 का एक्ट था, इस बार 1793 का एक्ट आता है, तो जो 1793 का एक्ट है, 1793 का एक्ट था कंपनी के बहुत, अब आ गया 1793 का एक्ट कैसे आ रहा था? उन परिस्थिति में आ रहा था जब कंपनीज के बहुत दुश्मन हो गए इंग्लैंड में, जो चाहते थे ट्रेड मोनोपोली खत्म हो। लेकिन 1793 की एक्ट ने कंपनी को 20 साल की मोनोपोली मिली, साइड बाय साइड। ये प्रोविजन याद रखिएगा, 20 साल की मोनोपोली साइड बाय साइड। प्राइवेट ट्रेडर्स इन इंग्लैंड को परमिशन दिया गया टू ट्रेड इन टू इंग्लैंड ईस्ट, बट टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, 3000 टन ऑफ शिपिंग ओनली। जो सैलरीज थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्टाफ को, वो इंडिया पर रेवेन्यू पर चार्ज होने लगी, ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो गया। जो एक्सपेंसिव ऑफ क्राउन फोर्सेस इंडिया पेड बाई कंपनी हो रही थी।
तो अगर आप इन परिस्थितियों को देखने की कोशिश करें तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो कंपनी का जो भारत में संपदा का दोहन था बढ़ने लग गया। तो आप एक सवाल फिर जोड़ सकते हैं कि आफ्टर 1773 द ड्रेन ऑफ वेल्थ इज गोइंग फार फास्टर पेस टुवर्ड्स इंग्लैंड, और क्राउन को इस बात का अधिकार दिया गया कि जो इंडिया का रेवेन्यू है वह डाइवर्ट कर दे टुवर्ड्स डिफेंस ऑफ इंडिया इफ नेसेसरी। इससे क्या हो गया, भारत के भारत के रेवेन्यू के आधार पर ब्रिटिश का आधिपत्य होने लगा और ब्रिटिश का शासन जमने लगा। तो जब गवर्नर जो गवर्नर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी विल गेट पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ देयर काउंसिल्स। 1790 ये 1784 में था, 1793 दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल के पास पावर है अपनी काउंसिल को ओवररूल करने का, सेम पावर किसके पास है, गवर्नर के पास है। और जो सिग्निफिकेंट प्रोविजन था एक्ट का, इनहेंसमेंट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल, मैटर रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी। 1813 का अभी हम लोगों ने चार्टर पढ़ा। ये इरा, इसमें क्या है, इंडिया में जो वेल्जली का इरा फिनिश होता है और ब्रिटिश जो सुप्रीमेसी है इससे जाती है। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ सब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस अराइज हो रही थी, जो नेपोलियन वार्स थे और कॉन्टिनेंटल सिस्टम्स थे, और जो उसका जो इफेक्ट हो रहा था इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन का, वह इस बात का डिमांड कर रहा था कि एक न्यू आउटलुक होना चाहिए ब्रिटिश नेशन के इंटरेस्ट। तो चार्टर्ड एक्ट 1831 क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन फॉर द चार्टर्ड एक्ट 1831? द रीजन इज दैट जो एक नेपोलियन वॉर चल रहा था, कॉन्ट सिस्टम चल रहा था, जो एक ब्रिटिश की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसमें ब्रिटिश नेशन का ग्रेटर इंटरेस्ट आ रहा था। तो जो मोनोपोली ऑफ कंपनी थी और ट्रेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उसके बारे में एक सोच शुरू हो गई कि यह जो ब्रिटिश की जो मोनोपोली है ईस्टर्न ट्रेड पे, वह ब्रिटिश के इंटरेस्ट में नहीं आ रही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इंटरेस्ट नहीं आ रही है। तो जो इंग्लिश मर्चेंट हैं उनके इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं कर रही है। और जो लेज़े फेयर डॉक्ट्रिन है, जो फ्री ट्रेड की बात करता है, यह चाह रहा था इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए और जो एवोल्यूशन हो मोनोपोली बिजनेस पे वह समाप्त हो। यह मूवमेंट था, वह प्रूव हुआ सीरियस थ्रेट टू द कंपनीज कॉमर्शियल पोजीशन, और अंदर के रूप से कंपनीज की फाइनेंशियल क्राइसिस कमजोर चल रही थी। उस सर्कमस्टांसेस में पार्लियामेंट ने डिस्कस किया और उन्होंने जो चार्टर था उसको नए तरह से रिन्यू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस फॉर विच circumstances leading to pass 1813 Act. इस पे आप प्रीलिम्स का सवाल बनाइए। ऑन दिस पैराग्राफ यू ट्राई टू मेक प्रीलिम्स क्वेश्चन कि जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट है वह किन परिस्थितियों में बनकर हमारे सम्मुख आता है। इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन इफ यू मेक ऑन दिस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एनीवन हैज एनी इशू ऑन दिस पॉइंट? नो, क्लियर? और कोई, किसी बात कोई दिक्कत है? फिर समझने की कोशिश करिए, अगेन ट्राई टू रीड इट। कि एक तो देख, कोई भी चीज इस कायनात में बगैर कार्य कारण परंपरा के नहीं होती है। एवरीथिंग हैज टू बी डन ड्यू टू सर्टेन रीजन। तो व्हेन इन 1813 a new type of charter is coming into the existence where the company's trade monopoly is going on. Yeah, companies trade monopolies is taken back from the British ruling classes. What's the reason? This reason कि जो वेल्जली का टाइम था जो खत्म होता है ब्रिटिश सुप्रीमेसी से एक ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया में। दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, नेपोलियन वॉर और कॉन्टिनेंटल सिस्टम को लेके। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक नया इकोनॉमिक आउटलुक दिया कि ब्रिटिश के हर आदमी को हक मिलना चाहिए। उस समय जो लेजिस्फेयर की पॉलिसी थी जो बात करती है एक मुक्त व्यापार को, फ्री ट्रेड को, जो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अगेंस्ट काम, इसको मूवमेंट ने कंपनी की कॉमर्शियल पोजीशन को थ्रेट दिया। यह हो गया पॉइंट नंबर 1।
अब पॉइंट नंबर 2 देखिए, इंटरनली जो कंपनी की पोजीशन थी कमजोर थी। उस समय पार्लियामेंट ने डिस्कस किया चार्टर को रिन्यू करने को और 1813 का एक्ट पास किया। अब जो 1813 का एक्ट था, जो 1813 का एक्ट है, यह एक हॉलमार्क है। यह एक हॉलमार्क है। यह कंपनी की जो पावर को डिक्लाइन करने को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1813 का जो एक्ट है वह कंपनी की पावर को डिक्लाइन कर रहा है। और एक जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड था कंपनी का वो खत्म हो गया। नाउ इंडियन ट्रेड वाज ओपन टू अदर इंग्लिश मर्चेंट्स। इंडिया इज फ्री। इंडिया इज फ्री टू लूट। कोई भी इंडिया को लूट सकता है। इंडिया को लूटने की प्रक्रिया ओपन हो गई। कोई भी आदमी आवे इंडिया को लूट सकता है। अब कंपनी को अलाउ किया गया टू एंजॉय मोनोपोली ट्रेड, लेकिन टी में और चाइना में उसकी मोनोपोली बनी रही फॉर एंड 20 ईयर। तो जो 1830 का जो एक्ट है, चार्टर एक्ट है, ये रिमेंबर किया जाता है। अब हम आते हैं फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉलिसी टू एजुकेशन पॉलिसी। 1830 के एक्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, एक एजुकेशन पॉलिसी की तरफ एक्ट आता है, जिसने डायरेक्ट किया कंपनी को जो सेटअप करे 1 लाख रुपीज एनुअली। किसके लिए? रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग नेटिव्स ऑफ इंडिया and for the introduction and promotion of knowledge of the science among the inhabitants of the British territories in India। इसको पूरा याद करिएगा, कंप्लीट। पहली बार ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिलती है कि 1830 में 1 लाख रुपया एनुअली दिया जाता है। रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर एंड इंकरेजमेंट ऑफ द लर्नेड नेटिव्स ऑफ इंडिया एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंसेज एमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया। तो क्या हो गया? रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट। अब देखिए शब्द क्या क्या है? रिवाइवल एंड इंप्रूवमेंट, लिटरेचर, इंकरेजमेंट ऑफ नेटिव्स, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। अब क्रिश्चियन मिशनरी उस समय इंडिया में आना चाह रही थी। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, क्रिश्चियन मिशनरी जो इंडिया में आना चाहती थी फॉर रिलीजियस और अदर लॉफुल पर्पस, उनको लाइसेंस दिया गया टू सेटअप बाय द कोडाक्टर ऑन देयर ऑब्जेक्टिव्स बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो तीसरी चीज क्या हो गई? जो 2 चीज हो गई, एक हो गया जो ट्रेड का इशू आया, नंबर 2 क्या हुआ? एजुकेशन आया, नंबर 3 क्रिश्चियन मिशनरी का इशू आया। उसके बाद आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। नेक्स्ट इज द चार्टर्ड एक्ट 1833। जो चार्टर 1833 था, इसने कंपनी को एक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की तरह खत्म कर दिया। अब कंपनी अब इंडिया को रूल करेगी, बट नॉट एज ए ट्रेडर। कंपनी के सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। तो अब क्या हो गया? कंपनी ने चाइना के साथ भी ट्रेड फिनिश कर दिया और वो भी सर्कल ओपन हो गया। अब यहां पर गवर्नर जनरल को कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके पास और प्रेसिडेंसी की पावर थे। तो एक्ट ऑफ 1833 इंट्रोड्यूस करता है न्यू डिजिग्नेशन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर कहा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वह पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। तो इन रियल सेंस अगर देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के होते थे, बेंटिंग बने हैं गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो टेक्निकल टर्म्स में लिखा जाए तो विलियम बेंटिंग जो है पहले भारत के गवर्नर जनरल कहे जा सकते हैं। और जो 1833 का एक्ट था उसने ऐड किया एक न्यू मेंबर का, जिसको बोलते हैं लॉ मेंबर। मैकाले एक लॉ मेंबर के रूप में पहली बार आते हैं। और इस एक्ट ने कन्वर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को इनटू प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। 1833 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रस्तुत कर दिया और रिकॉग्नाइज किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ भारत में। और 1853 की एक्ट ने इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। तो 1853 के एक्ट में जो 20 साल बाद आया, यह पार्लियामेंट के सामने फिर एक सवाल आया और स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज फर्दर कटेड। नंबर कम किया, 24 से 18 कर दिया।
और जो मोस्ट प्रिविलेज पार्ट था कि जो अपॉइंटमेंट का राइट था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, वो छीन लिया गया। अब क्या हो गया? अब एक ओपन कंपटीशन शुरू हो गया। उन्होंने जो पावर ऑफ पैट्रोनेज था, अपॉइंटमेंट था, इंडियन सिविल सर्विसेज जिसके बारे में आप तैयारी कर रहे हैं वो स्टार्ट हो गई। ओपन कम्पिटेटिव एग्जाम स्टार्ट हो गया। और जो फॉर्मल लॉ मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको राइट दिया गया टू स्विच एंड वोट। 1853 में 1833 में लॉ में अपॉइंट होते हैं और 1853 में राइट दिया गया टू सिट एंड वोट इन द एग्जीक्यूटिव मीटिंग, और उनको पावर दिया गया जो उनके पास नहीं था। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसको इनलार्ज की गई विद 6 मेंबर्स फॉर द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन। और जो एडिशनल मेंबर्स उनको कहा गया लेजिस्लेटिव मेंबर्स। तो कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन, अब ये सवाल बन गया प्रीलिम्स का, लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शन। 1853 के एक्ट से जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग किया गया। और 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था वह लास्ट एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंजॉय किया। उसके बाद कोई चार्टर्ड एक्ट नहीं आया। इट वाज कंप्लीट इशू ऑफ द योर चार्टर्ड एक्ट एंड हाउ इट हैज गॉन अहेड। कोई सवाल है किसी का? इफ यस आई कैन आंसर इट। ऋतिक बंद कर दो क्या इनकी रिकॉर्डिंग। एनी इशू हैव एनीवन? जस्ट रिकॉर्ड इट। देखिए, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड कि पूरे सिस्टम को थोड़ा समझते हैं हम लोग 2 मिनट में, और हो जाए क्लियर। देखो, 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, प्लासी बैटल, जो एक बहुत बड़ा इवेंट है हिस्ट्री में। उसके बाद क्या करते हैं लोग? 1765 में दीवानी राइट प्राप्त करते हैं। 1765 to 1772 they do the dual government। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। जो रेगुलेटिंग एक्ट क्या करता है? कंट्रोल करता है कंपनी पर पार्लियामेंट को, कंट्रोल कंपनी बाय पार्लियामेंट। 1784 पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आता है। जो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट है यह 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करता है और कंप्लीट कंट्रोल कंपनी पे बनाने की कोशिश करता है। 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, उस समय पहली बात ये बात शुरू होती है कि कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड पर रोकी जाए, लेकिन कंपनी बचाने में सफल हो जाती है। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट आता है, इस चार्टर्ड एक्ट में कंपनी का जो मोनोपोली है ट्रेड, मोनोपोली चली जाती है, मोनोपोली और ट्रेड चली जाती है। अब जाती क्यों है? ट्रेड गॉन बट टी एंड चाइना सेफ, टी एंड चाइना के पास रहता है। और 1833 में कंप्लीट मोनोपोली चली जाती है। एटीन 1853 में कंपनी कंप्लीटली ब्रिटिश कंट्रोल में आती है। अब 1833 में 3 चीजें और होती है। एक तो हो गया ट्रेड पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी एंड मिशनरी पॉलिसी। 3 महत्वपूर्ण चीजें और आती है। तो अगर आप इन चीजों को देखकर एक चार्ट बना के तैयारी करने की कोशिश करें तो चाहे मेंस में आवे, फिल्म्स में आवे, कहीं भी सवाल गलत नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं तैयार करेंगे तो शायद सवाल गलत होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। होप इट्स क्लियर। नाउ स्टॉप रिकॉर्डिंग।